हेलो। चलिए देखिए, लेक्चर जो है हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 के लिए। इसमें जो क्वेश्चन हमने थे क्वेश्चन नंबर 2 करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 से कराना है हमको इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, पहले उसको देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर पहला ये है कि अगर आपको कोई दो लीनियर इक्वेशन दी जाती हैं, जिसमें लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होगा मेरे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ऐसी इक्वेशन दी जाती हैं आपको, लीनियर इक्वेशन। तो इसमें अगर a1 डिवाइड बाई a2 बराबर b1 डिवाइड बाई b2 ये इक्वल नहीं है, a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन हमें दी गई है, ये दोनों इक्वेशन, इन इक्वेशन के जो सोल्यूशन होंगे कंसिस्ट करेगा और केवल वन सोल्यूशन होगा। यानी इसका सोल्यूशन होगा और ये कंसिस्ट सोल्यूशन होगा और इसका केवल वन सोल्यूशन होगा। कौन सी कंडीशन? जब a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। तो इसका सेकंड कंडीशन है a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। अगर ये डज नॉट इक्वल टू है c1 डिवाइड बाई c2, तो ये इक्वेशन जो होगी इनकंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट, और जो इसका सोल्यूशन होगा कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। यानी ये कंडीशन हमारे जो लाइन है, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है। जब पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है तो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं आता। तो ये इनकंसिस्टेंट एंड नो सोल्यूशन। पहली कंडीशन याद करना है कि a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। तो इस केस में जो इक्वेशन होगी उसका केवल वन सोल्यूशन होगा और ये इस प्रकार की इक्वेशन को कंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन थी a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो इसमें जो होगा कोई सोल्यूशन नहीं होगा इक्वेशन का और इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है। तीसरी कंडीशन ये है कि a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो इस केस में जो इक्वेशन होगी कंसिस्टेंट होगी। ठीक है। और ये जो लाइन होगी एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होगी, कोइंसाइड होगी, है ना। और इसमें जो सोल्यूशन होगा इक्वेशन के वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यानी कोई भी सोल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट तक सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है। ये तीन कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन क्या है कि a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। तो इस केस को जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी और इसमें जो सोल्यूशन होगा वो ओनली वन सोल्यूशन होगा। फिर उसके बाद a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट और इसके बाद इसमें नो सोल्यूशन होगा। ठीक है। जो थर्ड कंडीशन है a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट होगी और कोइंसिडेंट होगी। जो लाइन है आपस में कोइंसिडेंट होगी, एक ऊपर एक होगी और जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक, ये इतना कॉन्सेप्ट के बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि आपको जो, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि on comparing the ratio a1 divided by a2 comma b1 divided by b2 comma c1 divided by c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जो इक्वेशन को दी जाएंगी, पहले तो हमें जो इक्वेशन दी गई इस इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कंपेयर करना है और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कंपेयर करना है। अब जब इसको देखेंगे पहली इक्वेशन को, तो a1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। देख लो, ये b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? b1 की वैल्यू आ जाएगी 5।
अब बात आई C1 की, तो वो यहाँ पे C1 जो है इसके लेफ्ट साइड में है और ये इक्वेशन में जो है वो राइट साइड में दिया हुआ है, तो पहले इसको लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो ये -5 हो जाएगा। यहाँ से C1 की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी -5, क्योंकि इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना है ना, a1x + b1y + c1 = 0। ये कौन सी फॉर्म में लिखी है, 3x + 2y = 5। ये 5 को लेफ्ट साइड में ले जाओगे, ठीक है, तब ये हो जाएगा यहाँ पे 3x + 2y - 5 = 0। तो यहाँ से हमको C1 की वैल्यू आ गई -5। अब इसके बाद A2 की वैल्यू देख लो। A2 की वैल्यू जब हम देखेंगे तो ये 2 आएगी और इसके बाद B2 की वैल्यू क्या आएगी, -3। C2 की वैल्यू क्या आएगी, ये लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, C2 की वैल्यू आ जाएगी -7। ठीक है, अब हमको कंपेयर रेशियो निकालना है, A1 / A2 = B1 / B2 = C1 / C2। अगर ये कंडीशन निकल के आती है तो मेरी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी और इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। और उसके बाद दूसरी कंडीशन A1 / A2 B1 / B2 डज नॉट इक्वल टू C1 / C2, तो ये कंडीशन हमारी निकल के आएगी, तो ये इनकंसिस्टेंट कंडीशन होगी और इसमें जो होगा नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसमें नो सोल्यूशन। ठीक, अब इसके बाद जो ये कंडीशन निकल के आएगी A1 / A2 डज नॉट इक्वल टू B1 / B2, तो ये कंडीशन होगी, क्या होगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी, कंसिस्टेंट। और क्या होगा, कंसिस्टेंट के साथ साथ इसमें ओनली वन सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन। तो ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई करना होगा, इसमें देखना होगा कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो A1 की वैल्यू क्या है, 3 है, B1 A2 की वैल्यू क्या है, 2 है। ये हमारा आ गया A1 / A2। अब B1 / B2 देखो क्या है, B1 की वैल्यू क्या है, 5 है, B2 की वैल्यू क्या है, -3 है। अब इसका C1 / C2 निकालो, इसमें देखोगे C1 क्या है, -5 है, C2 क्या है, -7 है, तो ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5/7। अब यहाँ से हम देखेंगे तो A1 / A2 3/5 है, जबकि B1 / B2 5/-3 है। तो ये क्या है, A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू C1 C2। हमको इतना पार्ट देखना है, तो हमें यहाँ से क्या पता चला, ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन ये है कि ये इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है और इसमें कितने सोल्यूशन है, ओनली वन सोल्यूशन है। तो पहली इक्वेशन का क्या फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्म बन रहा है मेरा, ये इनकंसिस्टेंट सॉरी कंसिस्टेंट है और ओनली वन सोल्यूशन है, तो ये अब हमारा फॉर्म बन जाएगा। इसमें बता दोगे कि कंसिस्टेंट है और इसमें ओनली वन सोल्यूशन है। देख लो, यही आया होगा इसमें पहला का जो आंसर है। पहले इक्वेशन को हमने कंपेयरिंग किया किससे, इसमें A1 A2, ठीक। इसके बाद इससे कंपेयर किया, तो फिर उसके बाद A2 वाला भी कंपेयर किया, दोनों की वैल्यू निकाल दी हमने, A1 / A2 B1 / B2 C1 / C2। तो A1 / A2 की वैल्यू आई 3/5, 3/2, B1 / B2 की वैल्यू आई -2/3। इक्वेशन नंबर 2 ही है हमारी, क्या आई थी निकल के, यहाँ पे जो हम लोगों ने ये वैल्यू हमने गलत हम लोगों ने लिख दी, लेकिन इक्वेशन तो यहाँ बराबर नहीं है। B1 की वैल्यू कितनी आ रही, 2 आएगी ना यहाँ से, ये हमने 5 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये भी तब भी बराबर नहीं आएगा। A1 डज नॉट इक्वल टू A1 / A2 डज नॉट इक्वल टू B1 / B2, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, ये क्या आ गया, ये इक्वल नहीं है, इसलिए द गिवन इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक तो इंटरसेक्ट करेगी ईच अदर एट वन पॉइंट एंड दे हैव ओनली वन पॉसिबल सोल्यूशन, द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक, ये निकल आया।
हमारी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई इसमें। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो इसी का। दूसरे के लिए ये ऊपर वाला मिटा देते हैं यहाँ पे। पहले के बाद दूसरा अब हमको चेक करना है। तो पहले इसमें क्या है कि वही कंपेयर फिर करेंगे हम। कंपेयर करने के बाद फिर हम देखेंगे इसमें क्या आ रहा है। ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं सब फिर से आपके लिए। तीन कंडीशन होंगी, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। तो ये कंडीशन है हमारे कंसिस्टेंट की। और इसमें जो होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक। दूसरी कंडीशन है कि A1 डिवाइड बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। तो ये कंडीशन हमारी है कौन सी, ये कंडीशन है कंसिस्टेंट की। इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी और जो उसमें सोल्यूशन होगा ओनली वन सोल्यूशन होगा और ये लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक। और तीसरी कंडीशन थी A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। तो इसमें जो कंडीशन होगी वो इनकंसिस्टेंट होगी और जो लाइन होगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी और जो सोल्यूशन होगा कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन इसको देखो। इसमें क्या है कि A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है। B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू -3 है। C1 की वैल्यू क्या है -8, क्योंकि ये जो है राइट साइड में लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी -8। A2 की वैल्यू क्या है 4। B2 की वैल्यू क्या है -6। C2 की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू -9। ठीक है। अब हम क्या करेंगे A1 निकालेंगे। A1 डिवाइड बाई A2 ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये 1/2 आ जाएगी। फिर B1 डिवाइड बाई B2 निकालेंगे तो क्या आएगा -3/-6। तब इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। अब इसका C1 डिवाइड बाई C2 निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा -8 -9। तो इसको करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 9। तो हमको यहाँ से ये पता चला कि A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2, क्योंकि C2 की वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 8/9। तो इससे ये पता चला ये कंडीशन कौन सी है, ये कंडीशन ये है कि ये लाइन जो है क्या है पैरेलल है, पैरेलल लाइन है। और इसके बाद इसमें जो ये इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। और इसमें जो है कितने सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है। ये कंडीशन निकल के आई, क्योंकि ये जो है ये इसके बराबर नहीं है C1 डिवाइड बाई C2 के। तो ये हमारे पास पेयर ऑफ लाइन जो हो गया ये पैरेलल हैं, इनकंसिस्टेंट हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो इसमें। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जब आएगा मेरा A1 ये आया, B1 ये आया, C1 ये आया, A2 4 आया, B2 ये -6 आया, C2 ये 9 आया। इसका रेशियो निकालेंगे तो A1 डिवाइड बाई A2 आया मेरा 1/2, B1 डिवाइड बाई B2 आया 1/2, C1 डिवाइड बाई C2 आया 8/9। तो हमारे पास ये पता चला A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये हमारी हो गई पैरेलल लाइन की। तो ये क्या है, इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे हैव नो पॉसिबल सॉल्यूशन, हेंस द इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, इसी का पहले का क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख लो कि A1 की वैल्यू यहाँ से क्या करोगे, ये हमारे पास इक्वेशन जो दी गई है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। इसकी दूसरी इक्वेशन जो दी गई है वो 9x माइनस 10y
इज इक्वल टू 14। तो सबसे पहले या तो इसमें एलसीएम ले लें या फिर ए1 की ए1 ए2 की वैल्यू निकाल लें। तो हम क्या करते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ये हो जाएगा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू हो जाएगा 42। अब इसको क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को लिख सकते हैं 9x माइनस 10y, ठीक है, माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, a1 की वैल्यू निकालो। a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितनी आएगी, 9 यहाँ से। b1 की वैल्यू क्या आएगी, ये भी 9 आएगी, सॉरी b1 की वैल्यू ये आएगी, ये 10। c1 की वैल्यू क्या आएगी, -42। a2 की वैल्यू क्या आएगी, 9। b2 की वैल्यू क्या आएगी, -10। c2 की वैल्यू क्या आएगी, -14। ठीक है, अब हमें a1 डिवाइड बाई a2 निकालना है। तो a1 की वैल्यू क्या है, 9/9, ये हमारे पास आ जाएगी 1। b1 डिवाइड बाई b2 क्या है, 10/-10। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -1। c1 डिवाइड बाई c2, c1 डिवाइड बाई c2 क्या है, माइनस का 42 डिवाइड बाई माइनस का 14। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3/1। यहाँ पे देखेंगे तो a1 डिवाइड बाई a2 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो हमें यहाँ तक देखना है, a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। ये कंडीशन कौन सी होती है, ये कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग कर रही, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। दूसरा, इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है और इसमें केवल ओनली वन सोल्यूशन पॉसिबल है। ये कंडीशन मेरी बन गई कि जो दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग लाइन ओनली वन सोल्यूशन और कंसिस्टेंट। तो हमारे पास ये जो तीसरे का आ गया वो ये आ गया। देख लो तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है, इक्वेशन जो है इंटरसेक्टिंग है ईच अदर one point, they have only one possible solution, hence the equation are consistent। ठीक, ये तीसरा हो गया। अब चौथा देख लो। चौथा क्या करना है, जो इक्वेशन दी है उससे कंपेयर करो फिर से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, b1 की वैल्यू क्या है, -3 है, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू क्या आएगी, 11 माइनस के, क्योंकि ये राइट साइड लेफ्ट साइड में भेजना होगा ना। a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू मेरे पास -10 है। b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू -6 है। और c2 की वैल्यू क्या है, माइनस ये जो माइनस है -22, ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो ये 22। अब हमारे पास क्या है, रेशियो निकालना है a1। यहाँ पे देख लो a1 डिवाइड बाई a2, ये कितना आ जाएगा, 5। इसको डिवाइड करोगे -10 से तो ये आ जाएगा आपके पास -1/2। ठीक, सॉल्व करने पर ये 5 से कट जाएगा, माइनस बीच में लगा देंगे 1/2। यहाँ से b1 डिवाइड बाई b2, b1 डिवाइड बाई b2, ये वैल्यू क्या आएगी, -3। b1 की वैल्यू -3 है ना, b2 की वैल्यू क्या है, -6। ये आ जाएगी मेरे पास, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ माइनस था तो हमने काटा इसको 1/2। ठीक है, 3 से 2 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ पे देख लो c1 डिवाइड बाई c2 निकाल लो। c1 डिवाइड बाई c2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -11 डिवाइड बाई -11 डिवाइड बाई 22, ये वैल्यू आ जाएगी -1/2।
A1 की वैल्यू 5 है, A2 की वैल्यू -10 है, B1 की वैल्यू 3 है, ये 6 है, यहाँ पे माइनस नहीं है, ये देख लो B2 की वैल्यू क्या है, +6 है, इस वजह से ये जो है मेरा ये भी ये माइनस का है और ये +6 है, तो ये भी 1/2 आएगा। तो यहाँ से A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। जब ये कंडीशन आ जाती है तो जो इक्वेशन हमारी लाइन की होती है, जो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है, वो क्या हो जाता है, वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक, कंसिस्टेंट, एक तो ये कंडीशन होगी कि ये इक्वेशन जो दी गई वो कंसिस्टेंट है, और इसके बाद इसके मैनी सोल्यूशन होंगे, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और ये जो लाइन है, तीन, पहली कंडीशन कंसिस्टेंट होगी, इसके बाद इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक, अब देख लो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ कि लीनियर ऑफ इक्वेशन और क्या है, कोइंसिडेंट है, यानी जो लाइन एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और इसका जो इक्वेशन है वो मेरी कौन सी है, कंसिस्टेंट है। ठीक, अब देखो चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन, थर्ड का जो पार्ट है, पांचवें में क्या है कि हमको फिर वही या तो एलसीएम ले लें या तो डायरेक्ट लिख दें। अब हम अगर एलसीएम लेके लिखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी जैसे हम इसमें 3 इक्वेशन एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 एलसीएम लेंगे तो 4x प्लस 6y, एलसीएम 3 ले लेंगे, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 24, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन जो बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक, अब हमको कंपेयर कर देना, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन यही है, लेकिन हमने इसमें एलसीएम ले लिया है, इसमें एलसीएम नहीं लिया गया है, तो हमने इसको एलसीएम लेके ऐसे लिख दिया। अब इसको कंपेयर करेंगे, A1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, B1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, C1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -24, A2 की वैल्यू आ जाएगी 2, B2 की वैल्यू आ जाएगी 3, C2 की वैल्यू आ जाएगी -12। अब A1 डिवाइड बाई A2 निकालेंगे, A1 डिवाइड बाई A2 4/2, तो ये आ जाएगा, 2 से जब काटेंगे तो 2/1। B1 डिवाइड बाई B2 निकालेंगे, तो B1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 6, B2 की वैल्यू क्या है 3, तो ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 2/1। फिर उसके बाद C1 डिवाइड बाई C2 निकालेंगे, C1 डिवाइड बाई C2, C1 की वैल्यू क्या है -24, C2 की वैल्यू क्या है -12, तो यहाँ से काटेंगे तो माइनस ही कटेगा, फिर जाएगा तो ये 2/1 आ जाएगा, 2/1 आया। जब 2/1 आ गया तो क्या कंडीशन हो गई, A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2, C1 डिवाइड बाई C2, ये कंडीशन हो गई। A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हो गई, एक दूसरी जो लाइन है कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है, और जो पहले क्या होगा, ये लाइन एक दूसरे पे कोइंसिडेंट है, इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है, और इसके कितने सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन है। क्या हुआ, कोइंसिडेंट है एक दूसरे पे, और इन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट है। और तीसरी जो कंडीशन है, तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है, पहला कोइंसिडेंट लाइन है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, और तीसरी जो है मैनी सोल्यूशन, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन नंबर 5।
अब इसके बाद क्या है, दो ये लिखा हुआ है कोइंसिडेंट है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ठीक है, और इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है। तो देखो इसमें ये कंडीशन, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 कंडीशन याद रखनी है जो अभी तक हमने कराया था। इसमें ये याद रखना है कि जब A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2, C1 डिवाइड बाई C2, अगर ये तीनों बराबर आता है तो लाइन जो होगी कोइंसिडेंट होगी, को कोइंसिडेंट होगी, ठीक है। कोइंसिडेंट होगी पहले की कंडीशन, कॉमा कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा। फिर उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो ये 3 कंडीशन हो जाएंगी अगर ये पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी लाइन एक दूसरे के ऊपर होगी, कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, ठीक। दूसरी कंडीशन, A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। ये अगर हमारे पास आता है तो इसमें क्या कंडीशन होगी, इसमें जो लाइन है हमारी क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। सॉरी, जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होगी, जो लाइन की इक्वेशन है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक, पैरेलल होंगी। और उसके बाद इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। तीसरी कंडीशन जो होगी, A1 डिवाइड बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 डज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। ये जो कंडीशन होगी इसमें आपको बताना होगा कि ये क्या है। ये आपकी कंडीशन है, इक्वेशन जो होगी आपकी कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट होगी, और इसमें जो होगा ओनली वन सोल्यूशन होगा। ये आपको 3 कंडीशन याद रखनी थी, ठीक। अब अगला देखो, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, कॉमा इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी पहले तो आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके आपका आंसर देना होगा, ठीक। तो सबसे पहले इक्वेशन देखो, ये पहली इक्वेशन, इसमें जब A1 निकालेंगे इससे तो 1 आएगा। फिर उसके बाद ये 1 आया, B1 निकालेंगे तो B1 देखेंगे तो y का कोफिशिएंट यानी 1, C1 देखेंगे यानी ये मेरा लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 5। अब A2 देखेंगे, जब A2 देखेंगे तो ये कितना है, 2। B2 देखेंगे तो ये कितना आएगा, ये भी 2 आएगा। अब क्या देखेंगे, C2, ये भी माइनस का, लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस का 10। अब यहाँ से A1 डिवाइड बाई A2 ये इक्वल हो जाएगा 1/2, ठीक। B1 डिवाइड बाई B2 ये हमारा आ जाएगा 1/2 क्योंकि 1/2। C1 डिवाइड बाई C2 माइनस का 5 डिवाइड बाई माइनस का 10, तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और 5 से 2 टाइम्स जाएगा तो ये भी 1/2 आएगा।
यानी इक्वेशन की जो कंडीशन बन गई हमारे पास A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। जब ये कंडीशन आती है तो ये जो कंडीशन हमको ये बताती है कि जो इक्वेशन हमारी है क्या है, इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है, ठीक, क्योंकि इसमें पूछा कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है। और इसके बाद इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और जो लाइन है एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो रही है, एक दूसरे पे लाई कर रही है। तो अब इसको हमें क्या है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमने बताया था आपसे, तो जो इक्वेशन जो हमको दी होती हैं, जैसे पहली इक्वेशन दी हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसको हम y के रूप में लिख लेंगे। y इज इक्वल टू इसकी जो टेबल बनाएंगे, सोल्यूशन टेबल बनाएंगे 5 माइनस एक्स। इस इक्वेशन के लिए सोल्यूशन टेबल बना लेंगे। उसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे और उसके रेफरेंस में y की वैल्यू हम निकाल लेंगे। टेबल में जो वैल्यू आएगी उसको निकाल लेंगे। यहाँ पे x, यहाँ पे y। x की वैल्यू जो यहाँ पे हम लेट करेंगे उसके रेफरेंस में इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेना होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी जो इक्वेशन हमको दी गई है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, इसको हम लेफ्ट साइड भेज देंगे माइनस का 2x, यानी यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 10 माइनस 2x। अब यहाँ से जब 2 कॉमन ले लोगे तो ये पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन हमारे पास है 5, 2 कॉमन लेके काट देंगे 2 से, तो ये 5 माइनस का x सेम इक्वेशन है। यानी जो इक्वेशन ये है वही इक्वेशन ये है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि A1 डिवाइड बाई A2 B1 डिवाइड बाई B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2, ये रेशियो जो आ रहा है मेरा 1/2, यानी सब इक्वल आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो इक्वेशन होती है वो कोइंसिडेंट होती है, और कंसिस्टेंट होती है, और इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो ये फॉर्म सेम ही आता है वैसे भी। तो अब हमको क्या करना है, इसके रेफरेंस में वैल्यू निकालनी जैसे उसमें निकालना था, फिर उसके बाद ग्राफ बनाना है। तो देखो, तो पहले हमने क्या किया, इसमें बता दिया कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, और इक्वेशन जो है मेरी कंसिस्टेंट है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे इसने x के रिस्पेक्ट में निकाल लिया कि जो y की वैल्यू मानेंगे उसको x के रिस्पेक्ट में, कुछ भी कर सकते हैं, y को x के रिस्पेक्ट में लिखें या x को y के रिस्पेक्ट में। अब मान लेते हैं x को हमने लिखा है तो x ही मान के चलते हैं। तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू हमने 4 ली, तो उसके रिस्पेक्ट में हमको y की वैल्यू देखनी होगी। y इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। यहाँ x की वैल्यू क्या है, 4 है। जब यहाँ पे 4 रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 4, यहाँ से क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये देखो 1 आएगा। अब इसका x की वैल्यू हम 3 रखते हैं। जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ से 5 माइनस 3 क्या आएगा, 2 आएगा। और x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो जब 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। तो ये 3 कंडीशन हो गई। 3 वैल्यू और भी निकाल सकते हैं, बस इतना ही निकालेंगे हम। ये हमारा एक कोऑर्डिनेट हो गया 4,2 4,1, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 3,2, तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया 2,3। ठीक, इसको ग्राफ जब ऐड करेंगे तो उसमें बताएंगे कि इस पॉइंट को लिख लेंगे। अब इसका दूसरी जो कंडीशन हमारे पास वो है, इसको हमने लिख दिया था आपको, y इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में गए थे तो 10 माइनस 2x। अब इसमें x की वैल्यू रखेंगे, उसके रेफरेंस में y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम जब इसमें रखेंगे तो सेम वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि दोनों लाइन आपस में कोइंसिडेंट है। ये 4 पे 1/1 आएगा, 3 पे 2 आएगा, और जो 2 पे है वो 3 आएगा। अब हमको ग्राफ बनाना है। जब ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, इन जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं इनको पुट कर देंगे। यानी पहला कोऑर्डिनेट हम रखेंगे 4,1, दूसरा कोऑर्डिनेट रखेंगे 3,2, और जो तीसरा कोऑर्डिनेट रखेंगे 2,3 रखेंगे।
अब इसका जो लाइन पास होगी ये सारे जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं उससे पास होगी। तो एक लाइन हम बड़ी दिखा देंगे, दूसरी लाइन छोटी दिखा देंगे, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसिडेंट है। तो जो बड़ी लाइन है ये मान लेते हैं, ये जो दोनों लाइन हमारी निकली हैं वो एक दूसरे पे कोइंसिडेंट है, यानी ये जो हमने पॉइंट रखा, पहला पॉइंट हमने रख दिया, फिर दूसरा रख दिया, फिर तीसरा रख दिया तो एक लाइन हमने दिखा दी कैसे गई, फिर दूसरी लाइन इसी के ऊपर से जाएगी सेम तो उसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देंगे जिससे ये रहे कि हमारे पास दो लाइन है। तो एक लाइन हमने दिखा दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरी लाइन जो है हमने दिखा दी इसी के ऊपर से जा रही है, वो हमारी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक, तो और ये हमको ये जो पॉइंट हमारे कोऑर्डिनेट के हमने जो वैल्यू पे निकाले हैं, ये जो वैल्यू हमने निकाली है x पे y की वैल्यू 1 आई है, x पे 3 पे 2 आई है, 2 पे 3 आई है, इन पॉइंट को दिखा देंगे, इस पॉइंट से हमारी लाइन पास होनी चाहिए। तो जो लाइन है हम लोगों की वो इससे पास हो रही है, और ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे पे कोइंसिडेंट है, इस वजह से हमने ये दिखा दिया। तो इसमें जो जो ग्राफ बना तो हम बता देंगे कि जो पहली लाइन गई हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और जो दूसरी लाइन आई है वो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, और ये जो हमारे कोऑर्डिनेट निकाले हैं वो इनसे पास कर रही है अब आपको देखना होगा कि x एक्सेस पे कहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 जब पुट कर दोगे, यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो पता चल जाएगा ये 5 से पास हो रही है, 5,0 से। और y की वैल्यू निकालनी होगी, तो y की वैल्यू निकाल, x की वैल्यू पहले हमने निकाली x की, तो y की वैल्यू 0 रख दिया, तो ये लाइन हमारी 5 से पास हो रही है। फिर उसके बाद y को, x को 0 रख लिया, तो y से पता चल गया कि ये भी 5 से पास हो रही है, यानी ये जो पॉइंट हमारा है, ये वाला पॉइंट, ये है मेरा 0,5, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो 5,0। और ऐसे और निकालना होगा तो आगे भी देख सकते हैं कहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे, ये एक दूसरे के पैरेलल भी है, पैरेलल नहीं, एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो रही हैं, इस वजह से ये जो डायग्राम बना है मेरा, एक के ऊपर एक जो दोनों लाइन है वो हैं, एक लाइन नहीं, इसी के ऊपर दूसरी भी लाइन है, तो हमने अलग अलग दिखा दिया, एक साइड इसको बढ़ा दिया, दूसरे साइड इसको बढ़ा दिया और ये भी हमने चेक कर लिया ये किस पॉइंट से पास होंगी x एक्सेस पे और किस पॉइंट से पास होंगी y एक्सेस पे। तो टेबल में हमको क्या करना है, ये भी ऐड कर लेना है, एक टेबल में एक कॉलम और बना के, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हमारी 5 आएगी, और उसके बाद एक और बना लो, जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक, ऐसे ही उसमें भी दिखा लो, इस टेबल में बताओगे तो x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 5 आएगी, जब x की वैल्यू 5 है तो y की 0। ठीक, ये हमने दिखा दिया, यही कोऑर्डिनेट हमको ड्रॉ करने होते हैं, उसी को लाइन पास करते हुए जाती है। अब अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर, अब इसमें देखो हमने लिख दिया कि फिगर हमारा जो है एक दूसरे पे ओवरलैपिंग करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि लाइन जो है हमारी कोइंसिडेंट है एक दूसरे पे, इक्वेशन के जो सोल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक, अब तीसरी इक्वेशन नंबर 4 का दूसरा जो पार्ट है वो देख लो, इसमें क्या है, गिवन इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब इसको देखोगे, यहाँ से a1 निकालोगे, a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1, b1 निकालोगे, b1 की वैल्यू क्या आएगी -1, c1 निकालोगे तो -8, a2 निकालोगे, तो a2 निकालोगे तो क्या आएगा, इससे 3 आएगा, b2 निकालोगे तो -3 आएगा, c2 निकालोगे तो ये आएगा -16। अब a1 डिवाइड बाई a2 निकाल लो, ये आएगा 1/3, b1 डिवाइड बाई b2, ये हमारा आएगा -1 -3, ये कट जाएगा तो 1/3, c1 डिवाइड बाई c2, ये आएगा -8 -16, ये कट जाएगा 1/8 1/2।
तो हमें यहाँ से ही पता चला कि A1 डिवाइड बाई A2 ये हमारा क्या है, इक्वल है B1 डिवाइड बाई B2 के, डज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 है, लेकिन ये उसके इक्वल नहीं है। तब ये कंडीशन हमारी क्या होती है, ये कंडीशन होती है कि जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इसके बाद जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल हैं, इनके पास इसके बाद इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और इसके बाद तीसरी कंडीशन होती है कि ये लाइन जो है हमारी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये इसका जब हमसे क्वेश्चन बोला था कि अगर ये इक्वेशन ऑफ लाइन जो है तुम्हारी कंसिस्टेंट है, तभी आपको ग्राफ बताना है और उसकी वैल्यू बतानी है। जब ये इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ भी नहीं बनाएंगे और उसमें वैल्यू भी नहीं बतानी। तो ये इतना तुम्हें सॉल्व करके आगे बढ़ना है। देख लो इसमें क्या आ गया, इक्वेशन पैरेलल हैं टू ईच अदर, कोई सोल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब तीसरा देखो, तीसरा जो तुम्हारे पास क्वेश्चन इसमें क्या है, इससे कंपेयर करोगे तो A1 निकालोगे, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, B1 निकालोगे, B1 की वैल्यू 1 है, ये 1 है ना, C1 निकालोगे, C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -6 है। जनरल फॉर्म इक्वेशन की जो होती है उससे कंपेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर A2 निकाल लोगे, A2 की वैल्यू 4 है, B2 की वैल्यू निकालोगे, B2 की वैल्यू -2 है, -2। फिर उसका C2 निकालोगे, C2 जब निकालोगे तो ये आएगी मेरे क्या -4। ठीक है, अब यहाँ से A1 डिवाइड बाई A2 निकाल लो, A1 डिवाइड बाई A2 ये कितना आ रहा है -2 डिवाइड बाई 4, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -1/2। B1 डिवाइड बाई B2 निकाल लो, B1 की वैल्यू क्या है 1, B2 की वैल्यू क्या है, ये माइनस नहीं है यहाँ पे, ये माइनस नहीं है, सॉरी, ये 2 डिवाइड बाई 4 है, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। ये B1 डिवाइड बाई B2 ये क्या है, B2 की वैल्यू -2 है, तो ये आ जाएगा मेरा -1/2। अब यहाँ से C1 डिवाइड बाई C2 निकाल लेते हैं, ये क्या आएगा -6 -4, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास 3/2। अब यहाँ से हमको ये पता चल गया कि A1 डिवाइड बाई A2 डज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड सॉरी डज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। ठीक, तो ये कंडीशन जब निकल आई A1 डिवाइड बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2, तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगी मेरी क्या होगी, ये इक्वेशन होगी दो लाइन जो हैं हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और उसके बाद ओनली वन सोल्यूशन होगा, ओनली वन सोल्यूशन। और इसके बाद ये जो लाइन की इक्वेशन है वो मेरी कंसिस्टेंट है। जब लाइन की इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमको ये क्या बताना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है और इसमें वैल्यू निकाल के उसका ग्राफ ड्रा करना है। तो सोल्यूशन टेबल बनाएंगे, तो इसमें देखोगे तो ये तुम्हारा निकल आएगा कि लीनियर इक्वेशन है, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, इसके बाद वन पॉइंट पे एक दूसरे को मिलेंगे, यानी ओनली वन सोल्यूशन होगा, और पेयर ऑफ लाइन जो इक्वेशन है वो आपकी कंसिस्टेंट है। अब हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए क्या बताया था, जो इक्वेशन होती है 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 6 - 2x, और इससे हम एक टेबल बना लेंगे। फिर उसके बाद दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास दी है 4x - 2y इज इक्वल -4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 4 - 4x, यहाँ पे जो माइनस इसको हम 2y को इधर भेजेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, ये 4 यहाँ पे 4x आएगा। एक मिनट इसको सॉल्व करेंगे।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा ये देख लो। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये मीटर ही नहीं रहा अभी, सॉल्व करने के बाद ये सॉल्व करने के बाद जो है हम लोगों का क्या क्या निकल के आएगा, इसमें y के रूप में निकल जाएगी इक्वेशन। तो ये कैसे आएगी देख लो इसको। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रफ नहीं हो रहा अभी। तो क्या आएगा, इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड में भेज देंगे। तो ये 2y इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 4x माइनस 4। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2 ब्रैकेट में x माइनस 1, बाहर आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 x माइनस 1। अब इससे निकाल लेंगे x की वैल्यू जो पुट करेंगे उसके रेफरेंस में y निकाल लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये गलत है यहाँ पे। अब क्या है, पहली जो इक्वेशन हमने बनाई थी ये y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। अब जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे x की वैल्यू, तो 6 माइनस 2 से यानी 4 बचेगा, तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे इस पर, तो हमारे पास x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 2 इंटू 2, माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, यानी 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, ये तुम्हारी क्या बन गई, दो, एक कोऑर्डिनेट ये निकल आया 0,6, दूसरा कोऑर्डिनेट निकल आया 1,4, तीसरा कोऑर्डिनेट निकल आया 2,3। 3 तक तो निकालने ही होते मिनिमम, इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन 3 मिनिमम निकालना ही है। और दूसरी कंडीशन में जो निकालेंगे, दूसरी कंडीशन में जो हमने y इज इक्वल टू ये निकाल लिया 4x माइनस 4/2। अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे, जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 4 इंटू 1 माइनस 4, तो 4 इंटू 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक कोऑर्डिनेट निकल आया मेरा दूसरी इक्वेशन का, दूसरी लाइन का। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, माइनस 4, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस माइनस 4 माइनस 4, सॉरी यहाँ पे देखो 4 इंटू 2 माइनस 4, ये डिवाइड है 2 से, यहाँ से देखेंगे तो ये आएगा 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, यानी 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो यानी y की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे ही जब x की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ पे, तो 12 माइनस 4 यानी बचेगा 8, 8 से 2 से डिवाइड होगा तो ये 4 बचेगा। तो एक कोऑर्डिनेट ये आ गया। जो कोऑर्डिनेट हमारे निकल के आए हैं, जो कोऑर्डिनेट निकल के आते हैं, ऐसे लाइन खींची जाती है, जो कोऑर्डिनेट निकला है उसको रख दें। एक लाइन निकालेंगे जिसमें पहले जो कोऑर्डिनेट आया था मेरा पहला कोऑर्डिनेट आया था जिसमें क्या है कि y की वैल्यू 6 है और जो वो है x वो 0 है। दूसरा कोऑर्डिनेट आया था x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू मेरी 4 है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा मेरा 1,4, 1,4। तीसरा कोऑर्डिनेट आया था 2, 2, यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, तो मान लेंगे यहाँ पे आ रहा कोई, ये हो जाएगा 2, 2। ठीक, तो यहाँ पे मिला लेंगे कि ये 2 बनता है, यहाँ पे मिला लेंगे कि y की वैल्यू 4 आती है, यहाँ पे इस पे मिला लेंगे कि x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी कोऑर्डिनेट पे, और यहाँ पे लगा लेंगे कि x की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे दिखा देंगे कि x की वैल्यू 2 होती है। ठीक, अब इससे एक लाइन पास करा देंगे, ऐसे सीधी जाएगी, टेढ़ी नहीं होगी। ये 2 से गई है यहाँ पे, ये 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे देख लेंगे कि ये क्या है, ये पॉइंट। तो y की वैल्यू जब हम 0, x की वैल्यू क्या रख दें 3, जब x की वैल्यू 3 यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, तो ये हमारा जो पॉइंट है वो 3,0 है। ये एक लाइन बन गई। अब दूसरी लाइन देख लो, दूसरी लाइन जब देखोगे तो दूसरी लाइन की जो कोऑर्डिनेट है उसको रख दो, क्या है 1,0, 1,0 कहाँ पे है 1,0, यानी ये हमारे y की वैल्यू 0 होनी चाहिए और x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो ये पॉइंट हो गया एक। ठीक, अब इसके बाद दूसरा है 2,2, यानी ये पॉइंट है,
2,2 तो सेम ही पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा। फिर उसके बाद क्या है तीसरा पॉइंट 3,4, 3,4 यानी 3,4, 2,2 हो गया, 3,4, 3 तुम्हारा ये जो था, ये जो लाइन पास हुई थी यहाँ से, ये लाइन पास हुई थी यहाँ से, ये 3 था और इस 4 पे जाना है हमको, तो ये आ जाएगा। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया 3,4। अब एक लाइन यहाँ से ऐसे पास हो जाएगी ऐसे, तो ये सीधी लाइन होगी, तिरछी नहीं होगी। अब इसका देख लो ग्राफ ऐसे बन जाएगा मेरा ग्राफ, ये एक लाइन यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, और एक लाइन ये जा रही है। तो ये जो लाइन है 2x + y = 6, ये जो लाइन है 4x - 2y = 4, ठीक। ये हमने देख लिया। अब आपको अगर ये वाला पॉइंट निकालना है कि ये कहाँ पे टच कर रही है, तो इसमें हमको देखना होगा कि y की वैल्यू कहाँ पे रखने से, कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखें -y जो यहाँ से टच कर रही है। तो ये हमारी एक लाइन ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, यही आंसर हो गया इसका, ठीक। जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं उन सब को टच करते हुए जाना चाहिए, तभी हमारी लाइन सही है। अगर उनको टच नहीं कर रही है तो कहीं पे गड़बड़ है, क्योंकि x और y में रिलेशन के साथ हमने एक की वैल्यू मानी है, दूसरे की वैल्यू निकाली है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर, ये हो गया। क्वेश्चन तुम्हारा अगला है, अगला कौन सा क्वेश्चन है, एक मिनट देखो, ये देखो, ये आपका आ गया ग्राफ हमने निकाल लिया, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे 2,2 पे, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को 2,2 पे ही टच कर रही है ना यहाँ पे। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही करना है हमको, A1 डिवाइड बाई A2 निकालना है, B1 डिवाइड बाई B2 निकालना है, C1 डिवाइड बाई C2 निकालना है। तो A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू क्या है -2 है, C1 की वैल्यू क्या है -2 है, A2 की वैल्यू क्या है इससे 4 है, B2 की वैल्यू क्या है -4 है, C2 की वैल्यू क्या है -4 है, C2 की वैल्यू क्या है -5 है। अब इसे फिर निकालोगे तो इसमें निकालोगे A1 डिवाइड बाई A2, तो क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 4, यानी ये आ जाएगा मेरा 1/2, जब 2 से काट देंगे। और इसके बाद क्या है B1 डिवाइड बाई B2, तो B1 की वैल्यू क्या है -2 है, B2 की वैल्यू क्या है -4 है, ये कट जाएगा तो ये आएगा मेरा 1/2। अब C1 डिवाइड बाई C2, C1 की वैल्यू क्या है -2, C2 की वैल्यू क्या है -5, यहाँ -5, ये 2/5 आएगा। यहाँ से देखेंगे तो A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2, C1 डिवाइड, तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन हमारी हो गई, पैरेलल लाइन है, जो लाइन है वो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन से, और ये क्या है नो सोल्यूशन की कंडीशन है, नो सोल्यूशन। और ये इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है, जब इनकंसिस्टेंट है तो हमको डायग्राम नहीं बनाना, तो देख लो दीज इक्वेशन ऑफ पैरेलल नो पॉसिबल सोल्यूशन, लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाफ द पैरीमीटर, जो पैरीमीटर है आपका रेक्टेंगल का उसका हाफ ऑफ गार्डन, यानी जो भी तुम्हारा रेक्टेंगल शेप का गार्डन है उसका जो पैरीमीटर आता है उस रेक्टेंगल के पैरीमीटर का हाफ है, ठीक। और पैरीमीटर हम जब रेक्टेंगल को जानते हैं, अगर ये रेक्टेंगल है मेरे पास, तो रेक्टेंगल की आमने सामने की जो साइड होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी ये x है तो ये भी x होगी, और ये y है तो ये भी y होगी। अब इसका पैरीमीटर जो होता है ये चारों तरफ जो साइडें हैं उनका समेशन होता है, यानी y प्लस वाई प्लस एक्स ये इक्वल होता है 2y प्लस 2x, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे प्लस 2x, यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे तो
टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, यही हमारा पेरीमीटर है इसका। तो इसने कहा जो गार्डन गार्डन जहाँ पे टहलने के लिए जो गार्डन बना हुआ है उसको जो है आपके रेक्टेंगल का जो है उसका पेरीमीटर का हाफ है, यानी जो इसका गार्डन का जो पेरीमीटर है वो मान लेते हैं वो क्या होगा 1/2 ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, और इसमें ये बताया गया है जो विड्थ है जो लेंथ है इसकी लेंथ हमारी x माइनस वाई जो है 4 है, यानी x की वैल्यू y से 4 ज़्यादा है। मोर देन इट विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, अब गार्डन की आपको डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक। और ये ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है आपको। लेट कर लिया, जो कंसीडर किया हमने क्या विड्थ ऑफ गार्डन जो मान ली हमने x और जो लेंथ मान ली y मान ली, यानी ये जो डिफरेंस होगा चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें मान लिया है जो विड्थ है वो x है और जो लेंथ है गार्डन की वो है y, तो ये सब अपोजिट हो जाएगा ये, ठीक है। ये रफ नहीं हो पा रहा अभी। तो आपको क्या करना है, दो इक्वेशन बनानी है, एक पेरीमीटर की बेस पे बन जाएगी, दूसरा जो उसने बताया है कि जो लेंथ है आपकी वो विड्थ से कितनी है 4 मीटर जो है कम है, जो विड्थ है वो लेंथ से 4 मीटर कम है, यानी y माइनस एक्स दिया हुआ है आपको, y माइनस एक्स आपको दिया हुआ है 4, ठीक है। तो इसमें देख लो, सबसे पहले क्या करोगे, y माइनस एक्स बराबर 4 दिया हुआ है और जो आपसे बोल रहा है कि जो गार्डन का जो पेरीमीटर है वो जो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का हाफ है, तो और वो आपको दिया हुआ है 36। क्वेश्चन में इसने बोला है कि ये जो है वो 36 है, ये जो है वो 36 है, ये देखो 36 दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे ये हमारा हो गया, ये रफ हो जाता तो अच्छा लगता। रफ ही नहीं हो पा रहा। तो हो रहा रफ। तो आपको क्या करना है, ये दो कंडीशन से वही जो हम क्या करते हैं सोल्यूशन टेबल बनाते हैं, सोल्यूशन टेबल में एक की वैल्यू मानते हैं दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन बन जाएंगी, पहली कंडीशन जो बन के आ गई वो आ जाएगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, और जो दूसरी कंडीशन निकल के आएगी जो पेरीमीटर होता है वो 2 टाइम्स होता है किसका x प्लस वाई का, लेकिन इसमें जो कहा है गार्डन में जो पेरीमीटर है वो हाफ है, यानी x प्लस वाई है वो किसके बराबर है 36 के बराबर है, तो उसको आपको बराबर कर देना है, ठीक है। अब इससे हमको सोल्यूशन टेबल बनानी है, सोल्यूशन टेबल में x की वैल्यू मानते हुए y की निकाल लेना है या फिर y की वैल्यू मानते हुए x निकाल लेना है, किसी एक के रेफरेंस में दूसरी की वैल्यू निकाल लेना है। तो उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे उस कोऑर्डिनेट को हमको जो हमारा ग्राफ होगा उस पर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद उन कोऑर्डिनेट को टच करते हुए काटते हुए एक लाइन खींचेंगे, फिर दूसरी इक्वेशन बनाएंगे उसको भी ऐसे ही करेंगे, उससे भी टच जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे उसको भी टच करते हुए क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो, तो हम क्या करेंगे, हमारी ये दो कंडीशन बन जाएंगी, पहली कंडीशन बनेगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो इसने बताया कि जो लेंथ है मेरी विड्थ से 4 ज़्यादा है, यहाँ पे लेंथ को माना गया है y, विड्थ को माना गया है x, और इसका ये बता रहा है जो पेरीमीटर है वो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 36, हाफ जो पेरीमीटर है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब आपको क्या करना है, पहली इक्वेशन लेनी है, क्या करना है x इज इक्वल टू और वाई इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, तो हम ये लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी हम मान लेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। कैसे आया, इसको राइट साइड पे भेजा तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब हमें क्या है x की वैल्यू मान लेंगे पहले 0, जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, फिर x की वैल्यू हम 8 मान लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी, फिर x की वैल्यू 12 मान लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 16 आएगी।
अब यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम क्या मानेंगे 0, तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस का 4। अगर y की वैल्यू हम 4 मान लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 0। अगर y की वैल्यू हम 4 मान लें यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो एक कंडीशन और बना सकते हैं यहाँ पे टेबल में। अगर x की वैल्यू -4 मान लें, x की वैल्यू -4 मान लें, अगर ये तो 0 मिल चुका है x, अब हम ये y, अब हमको देखना है कि ये x एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगी लाइन, y एक्सिस को। तो अगर हम y की बराबर क्या मान, यानी x बराबर -4 मान लें, x बराबर -4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जब -4 पे होगी तो y 0 होगा। तो अब हमारे पास दूसरी जो इक्वेशन बन रही है वो क्या है, y इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36 था, हाफ पेरीमीटर जो था। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 मानेंगे तो y की वैल्यू 36 आएगी। x की वैल्यू 36 मानेंगे, यहाँ पे 36 मान लेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और x की वैल्यू 16 मान लेंगे तो x की वैल्यू 16 मान लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 36 माइनस 16 20 आ जाएगी। बस फिर हमको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या है, वही कंडीशन, जो कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं उनको लिखो। पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,4, 0,4। ये मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 4 होगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,4 का। इसको मान लिया 0,4, ठीक है। अब इसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 है, और उसके रेफरेंस में y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 12 है, यानी ये कहाँ यहाँ कहीं आएगा। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 12। फिर उसके बाद क्या है हमको x की वैल्यू 12 है, यहाँ पे x 8 है, x की वैल्यू 12 है, ये 12 हो गई। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की जो वैल्यू है 16 है, 16 यानी ऊपर कहीं होगा। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे हो जाएगी 16। अब हमको क्या करना है, जो लाइन खींचनी है वो इसको ऐसे टच करते हुए जाएगी। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी कौन सी लाइन की, जो इक्वेशन हमारे पास थी क्या, ये जो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक। एक इक्वेशन ये होगी। अब इसको इसके कोऑर्डिनेट देख लो, इसके जो कोऑर्डिनेट है क्या है 0, जब x की वैल्यू 0 है ये और ऊपर जाएगा ग्राफ, x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू मेरे क्या है 36 है, यहाँ पे कहीं दिखाओगे जाके ऊपर, सॉरी, तो ये कहीं 36 आएगी, तो मान लेंगे कहीं पे 36 है, यहाँ पे 0,36 का पॉइंट है। तो उसका जब x की वैल्यू 36 है, यहाँ पे मान लेते हैं 36 है, 36,0। फिर उसके बाद x की वैल्यू 16 कहीं होगी यहाँ पे, y की वैल्यू 20 होगी, वो यहाँ पे होगी। फिर एक लाइन यहाँ इसे टच करते हुए जाएगी, ठीक। ये जो टच करते हुए जाएगी तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल लेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकल आएगा मेरा। तो उसको जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल आएगा। तो ये ऐसे डायग्राम बन जाएगा, देख लो ये मेरा डायग्राम बन गया, ठीक है। ये एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई। कहाँ पे टच कर रही है उसको भी हमने दिखा दिया कि ये पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये तुम्हारी जो पहली लाइन होगी क्या होगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 जो दिया हुआ था, ये वाली जो लाइन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। यहाँ पे जो लाइन थी ये x माइनस 4 थी, सॉरी, यहाँ पे जब प्लस कर देंगे तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे y माइनस एक्स था, क्योंकि y को इसने व्यर्थ माना था, y माइनस एक्स, यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो ऐसे डायग्राम बन जाएगा, ये ग्राफ तुम्हारा बन के तैयार हो जाएगा। जो पॉइंट हमने निकाले हैं टेबल में रखे हैं उस पॉइंट से हमको इस लाइन को पास करना होगा, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आया मेरा 12 16 आया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12 और 16 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको दिया जा रहा है लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -8, और आपसे कह रहा है राइट करना है एक दूसरी इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट
जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फाउंड, मतलब एक इक्वेशन आपको दी जा रही है और उसके बाद आपको 3 कंडीशन दी गई हैं। तो एक तो ये इक्वेशन बतानी होगी कि इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन बताना होगा कि पैरेलल लाइन की इक्वेशन लाइन क्या है, पैरेलल लाइन वाली इक्वेशन बतानी होगी, तीसरी कंडीशन बताना होगा, कोइंसिडेंट वाली बताना होगा। अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हमारे पास कंडीशन कौन सी है कि A1 A2 का रेशियो जो है डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1 B2 के। ठीक, अगर पैरेलल लाइन है तो हमारे पास क्या कंडीशन है, A1 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन के लिए क्या है, तीसरी कंडीशन के लिए A1 डिवाइड बाई A2 डज नॉट इक्वल टू A1 डिवाइड बाई A2 B1 डिवाइड बाई B2 बराबर C1 डिवाइड बाई C2। तो हमें ये तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या होगा कि लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कोइंसिडेंट है, और इनके मैनी सोल्यूशन है, इसमें पैरेलल लाइन है, इसमें एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रही हैं, ये कोइंसिडेंट कर रही हैं, ये इंसिडेंट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग कर रही हैं। कोइंसिडेंट का मतलब हुआ कि एक दूसरे पे हैं, इंटरसेक्टिंग का मतलब है कि एक पॉइंट पे कट करके निकल जा रही हैं, और पैरेलल लाइन का मतलब है कि एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। तो ये सब की कंडीशन अलग अलग बतानी है। तो एक इक्वेशन ऐसा लिखना है, कोई भी लिख सकते हैं इसमें, ऐसा लिख दें कि जैसे दूसरी इक्वेशन जो पहले पार्ट में हम लिख सकते हैं कि 3x प्लस 5y -8 की जगह हाँ -8 कर दें या 9 कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें जब हम A1 का डिवाइड बाई A2 का रेशियो निकालेंगे तो ये B1 डिवाइड बाई B2 के रेशियो के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपकी पहली लाइन हो जाएगी। अब पहले लाइन की कंडीशन निकाल दो कि हमें क्या है कि 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये कर देंगे। तो इसमें क्या, जब A1 A2 का रेशियो निकालेंगे तो ये तो बराबर आ जाएगा, लेकिन C1 के बराबर नहीं आएगा। जब C1 के बराबर नहीं आएगा तो ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन बन गई इसकी। तीसरी के लिए जब निकालेंगे कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, बस ये करना है कि ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाए, ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाए, और तीसरे में जो हमें निकालना है तो जो इक्वेशन दी गई उसको 3 से 4 से 5 से किसी से मल्टीप्लाई करके रख दो। यानी इसको हम मान लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिए इस इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आएगा 6x प्लस 9y माइनस 24। अब इसको जब सेटिस्फाई करोगे तो ये तुम्हारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये तुम्हारी इक्वेशन आ जाएंगी। तो अब इसमें देख लो, कोई भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसने कहा है अपनी तरफ से रखना है आपको। तो देख लो, पहली इक्वेशन के लिए क्या है, पहली इक्वेशन के लिए हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, A1 डिवाइड बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2। तो यहाँ भी टू फाइंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इंटरसेक्टिंग लाइन इट शुड बी सेटिस्फाई बिलो कंडीशन। बस यही कंडीशन सेटिस्फाई करना था। तो हमने इक्वेशन मान ली, जो इक्वेशन थी वो 2x, इसमें जो थी हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, ये इक्वेशन बस ये मानना है कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हमने मान लिया कि इक्वेशन जो है 2x माइनस 7y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 सच दैट, अब इसको कंपेयर कर देंगे, A1 डिवाइड बाई A2 B1 डिवाइड बाई B2, A1 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू 1 आ गई, B1 डिवाइड बाई B2 की वैल्यू 3/-7 आ गई। तो ये दोनों आपस में सेटिस्फाई नहीं हुई, A1 डिवाइड बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 भी आया। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये इक्वेशन हमारी जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये कोइंसिडेंट की कंडीशन है। ठीक, दूसरी इक्वेशन में हमें क्या है, पैरेलल लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। तो पैरेलल लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, तो हमने बताया कि A1 डिवाइड बाई A2 B1 डिवाइड बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2 होना चाहिए। बस यही हमको सेटिस्फाई करना है। टू फाइंड द अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन बताई, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब हमने इक्वेशन ले ली, 6x प्लस 9y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें कुछ भी ले सकते हैं, बस हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि A1 डिवाइड बाई A2 बराबर होना चाहिए B1 डिवाइड बाई B2 डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1 डिवाइड बाई C2। जो हमारे पास इक्वेशन दी है उसी इक्वेशन को लिख सकते हैं, बस यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ प्लस लिख दें 8 की जगह पे। ठीक, साइन चेंज करके तब भी बन जाएगी। यानी हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर ये इक्वेशन आपको, या तो ये लिख लो या फिर इसको, इसी इक्वेशन को क्या है साइन चेंज कर दो यहाँ C का, बाकी लिख दो, तो आपकी वही इक्वेशन हो जाएगी।
अब अगला देख लो, अगली जो बताया था, अगली कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि जो लीनियर इक्वेशन है आपको ये बताना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो क्या, कि a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। अब हम जो इक्वेशन दी गई है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, बस सेम इक्वेशन को ही हमें क्या करना है, किसी से मल्टीप्लाई करके रख देना होता है। तो वही हमारे देखो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रख दिया, 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ से a1 डिवाइड बाई a2 निकाला तो 1/2 आया, b1 डिवाइड बाई b2 निकाला तो ये भी 1/2 आया, c1 डिवाइड बाई c2 निकाला तो ये 1/2 आया। तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हम लोगों की। तो हमको क्या करना है, ये हमारा जो हो गया तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। यानी पहली कंडीशन जो थी कि लाइन हमारी क्या थी, इंटरसेक्टिंग थी। तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या बताई, a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। ठीक, ये बताना होगा आपको, निकालना होगा। तो इसके लिए कोई भी कंडीशन ऐसी, कोई भी इक्वेशन हम ले लेंगे जो लीनियर इक्वेशन हो और उसमें a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल आना चाहिए। ठीक, a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। ठीक, दूसरी कंडीशन पैरेलल लाइन की होती है, इसमें क्या होता है, a1 डिवाइड बाई a2 बराबर b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। जो इक्वेशन दी गई है उसी के कांस्टेंट टर्म का साइन चेंज करके लिख सकते हैं, या कांस्टेंट टर्म कुछ और रख सकते हैं, या फिर पूरी इक्वेशन को ही कुछ और रख सकते हैं लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन जो आई कौन सी, कि जो लाइन है आपस में कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब हुआ कि जो लाइन आपको दी गई है उसी लाइन को हम 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कुछ मल्टीप्लाई करके रख दे, जिससे रेशियो मेरा a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 c1 डिवाइड बाई c2 आ जाए तो तीनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे आपकी अब देख लो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, आपको ड्रॉ करना है ग्राफ। जो इक्वेशन दी जा रही है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन दी जा रही है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। जो आपको वो ये भी बताना है, जो लाइन है ये एक पहली लाइन x माइनस वाई प्लस 1, दूसरी लाइन 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसे बोला है। अब इसके बाद उनके इंटरसेक्टिंग से एक ट्रायंगल बनेगा। जब हम अभी तक जब ग्राफ बना रहे थे तो एक लाइन ऐसे जा रही थी, दूसरी लाइन ऐसे जा रही थी, तो इनसे एक ट्रायंगल बन जा रहा था। देखो यहाँ पे देखो तो ये ट्रायंगल बन जा रहा है। तो आपको ये बताना है इस ट्रायंगल के वर्टेक्स क्या हैं, तीनों वर्टेक्स, और आपको ग्राफ ड्रा करना है। ठीक, तो इसमें ट्रायंगल फॉर्म होता है जिससे एक जो शेप बन गया उस ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट है आपको बताने हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो दो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इनसे एक ट्रायंगल बनेगा। जो ट्रायंगल बन के आया है उस ट्रायंगल का आपको वर्टेक्स बताना है, यानी एक ये वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स होंगे। तो यानी यहाँ के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको, यहाँ के कोऑर्डिनेट और यहाँ के कोऑर्डिनेट। ठीक, अब हमको क्या करना है, बस हमको ये तो पता है इसमें a1 डिवाइड बाई a2 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने बोल दिया कि ऐसा बनेगा। फिर भी अगर आपको निकालना है तो निकाल लें, जिससे ये पता चल जाए कि ये a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 है, लेकिन डज नॉट, सॉरी a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल है। ये दोनों इक्वल नहीं है, तभी ये इंटरसेक्टिंग कर सकते हैं एक दूसरे को, नहीं तो कोइंसिडेंट हो जाएंगे। तो लेकिन इसने पहले ही बोल दिया है कि ये ऐसी कंडीशन बन रही है जिससे आपका ट्रायंगल बन रहा है, आपको वर्टेक्स निकालना है। अब निकालना हो तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस समय आपका वो होगा कि अब इसमें क्या है, हमको बस क्या करना है, पहली इक्वेशन लेनी है उसके लिए सोल्यूशन टेबल बनानी है, दूसरी इक्वेशन लेनी है उसके लिए सोल्यूशन टेबल बनानी है, फिर वो कोऑर्डिनेट देखने कौन कौन से हैं, उस कोऑर्डिनेट से ग्राफ बना देना है, फिर उसको देखना है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिससे ट्रायंगल बना उसके कोऑर्डिनेट बता देने हैं, और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे बता देना है। तो पहला देखो हमारे पास जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स वैल्यू हमने निकाल ली, ये आ गई -1 प्लस वाई। ठीक, तो ये हो गया या तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 1, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिख दें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई को हमने क्या किया, राइट साइड भेज दिया और बाकी सब वहीं पर आया। अब यहाँ पे x वैल्यू हम 0 रखेंगे, जब x वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x वैल्यू 0 होगी तो यहाँ y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x वैल्यू 1 होगी, जब यहाँ पे x वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी।
जब x की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, ठीक। और जब x की वैल्यू हम जो है यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख दें तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ -1 आएगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका एक कोऑर्डिनेट बनेगा आपका, इसको रफ कर दें यहाँ पे जरा, 1 मिनट। फिर उसके बाद दूसरी टेबल बनाएंगे, ये रफ ही नहीं होता यहाँ से। तो दूसरी टेबल बनाने के बाद, चलो छोड़ो नहीं हो रहा तो अब दूसरी टेबल बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, 3x + 2y - 12 = 0। यहाँ से y = निकाल लेंगे, ये 12 यहाँ पे आएगा राइट साइड पे, और ये जो x है इसको भी राइट साइड पे भेज दें, 12 - 3x, और ये जो 2 था यहाँ का इसका मल्टीप्लाई, इसको इससे हम डिवाइड कर दें तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो अब इसमें क्या है, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की निकाल लेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देख लो, x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास जब x बराबर 0 4 रखेंगे, जब x बराबर यहाँ पे 4 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 4 रख देंगे तो 12 - 3 x 4 आया, 3 × 4 क्या आ गया, 12 आएगा, यानी 12 - 12 बराबर 0। तो ये आपका y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ गई। जब y की वैल्यू 2 रखें, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये हमारे पास बन जाएगी कंडीशन। अब हमें क्या करना है, वही कंडीशन जो कोऑर्डिनेट निकाल ली हमने, उससे हमको डायग्राम बनाना है। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम ये वाली इसी को रख लेते हैं 4, 0। यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और जो y की वैल्यू है 0 है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। फिर उसके 2,3 यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद कौन सा है, 0,6, यानी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है। देखिए, तो एक लाइन हमारी ये बन गई, ऐसे गई, ठीक। दूसरे जो पॉइंट थे, सीधी लाइन होगी, टेढ़ी नहीं बनेगी, ये तो हम आपको बताने के लिए। दूसरे पॉइंट थे 0,1, 0, एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए और इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे कहीं आएगी। तो ये पॉइंट हो गया। तो उसके बाद क्या है पॉइंट, फिर 1,2 है, तो 1,2 कहाँ गया, ये ग्राफ ही भाग गया, कट गया पूरा। तो देख लो, इसमें जब हम कट करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन कुछ बनेगी, एक लाइन यहाँ से जाएगी, ये यहाँ से जाएगी, ये पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा, तो ये वाली लाइन यहाँ पे गई, ये लाइन यहाँ पे गई। अब हमको क्या, ये जो ट्रायंगल ये बन रहा है आपका, ये ट्रायंगल बनेगा, ये पॉइंट होगा, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, यही तो आपको ट्रायंगल बन जाएगा। अब आपको इसके वर्टेक्स बताने हैं, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग जिस पॉइंट पे हो रहा है उसको निकाल लोगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, तो ये पता चलेगा 2,3 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है एक्स एक्सेस पे कहाँ पे ये पॉइंट 4,0 पे है, एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। और इसका यहाँ ये इस लाइन का जो पॉइंट है एक्स एक्सेस पे कहाँ पे है, -1,0 पे है, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको जो ट्रायंगल बना है इसके वर्टेक्स बताने, वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, 2,3, 4,0, -1,0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, जो वर्टेक्स होंगे। ये आपका लेक्चर पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो है एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए दिखा दें ज़रा। तो ये देखो हमारे पास जो ये फिगर बन जाएगा, तो उसके बाद जो पॉइंट होंगे इंटरसेक्टिंग के 2,3, एक्स एक्सिस पे -1,0 और ये क्या होगा 4,0। तो हमारे पास जो ट्रायंगल बना उसके जो वर्टेक्स होंगे, वो क्या होंगे 2,3, -1,0, 4,0। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अगली एक्सरसाइज जो है अगले लेक्चर में होगी, ठीक। ये 2 पार्ट में हुआ है, एक पार्ट कल पढ़ा था इसका, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।